पूंजी के प्रवाह में सुधार लाने के लिए घरेलू कारपोरेट प्रणालियां और रीतियों को विश्व की प्रणालियों और रीतियों के अनुरूप बनाया जाना जरूरी है। इस बात को मानना पड़ेगा कि इक्विटी में वैश्विक वित्तीय गति में कतिपय मापदंडों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उस स्टॉक के बारे में मूल्यांकन किया जा सके जिसको विनिवेश के लिए चुनते हैं, जिसका इरादा CPSE से फुटकर भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहन देने का है, जिसमें हाल ही में बहुत ही उत्साहवर्धक अपवर्ड रुख दिखाई देता है। अतिरिक्त निवेश की गुंजाइश को पैदा करने के लिए सरकार CPSE में जिसमें बैंक आते हैं अपनी स्थिति को फिर से ठीक करना चाहते हैं, जिससे कि इससे और शेयर जारी किए जा सके और अपने बाजार को अधिक गहराई तक ले आया जा सके। चुनिंदा CPSE में रणनीतिक रूप से विनिवेश को कम करने के लिए सरकार की प्राथमिकता ये बनी रहेगी। वर्तमान समष्टि अर्थशास्त्रीय प्रतिमानों को देखते हुए सरकार एयर इंडिया में विनिवेश को रणनीतिक रूप से कम करने की अपनी प्रक्रिया को न केवल पुनः शुरू करेगी, बल्कि निजी क्षेत्रों की रणनीतिक भागीदारी के लिए और भी CPSE को मौका देगी। जो चुनी हुई CPSE है वो रणनीतिक रूप से विनिवेश को कम किए जाने की सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी। वर्तमान समष्टि अर्थशास्त्रीय प्रतिमानों को देखते हुए सरकार एयर इंडिया में विनिवेश को रणनीतिक रूप से कम करने की अपनी प्रक्रिया को न केवल पुनः शुरू करेगी, बल्कि निजी क्षेत्रों की रणनीतिक भागीदारी के लिए और भी CPSE को मौका देगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1,05,000 करोड़ के विनिवेश प्राप्ति का लक्ष्य रखा है 2019-2020 के लिए। सरकार PCU की एक रणनीतिक बिक्री का भी रास्ता अपनाएगी। सरकार गैर वित्तीय क्षेत्रों में भी PSU को मजबूत तथा सुसंगठित बनाए रखने का काम जारी रखेगी। श्रीमन ETF ने खुदरा निवेशकों के लिए निवेश का एक प्रमुख अवसर प्रदान किया है और ये भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में एक साधन के रूप में सिद्ध हुआ है। इसको और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की तर्ज पर ETF में निवेश का एक विकल्प प्रदान करेगी। इससे CPSE में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। PSU में जनता के बेहतर स्वामित्व के लिए PSU में जनता के बेहतर स्वामित्व के लिए और सूचीबद्ध PSU को और अधिक वाणिज्यिक और बाजारोन्मुखी बनाने के लिए सरकार ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिससे कि सभी सूचीबद्ध PSU के लिए जनता की 25% की भागीदारी के मानक सुनिश्चित हो सकें और सभी PSU कंपनियों में विदेशी हिस्सेदारी को अधिकतम स्वीकृत सीमा तक बढ़ाया जा सके। श्रीमन, अपनी GDP में भारत का संप्रभु ऋण विश्व भर में सबसे कम है, जो कि ये विश्व में सबसे कम है संप्रभु ऋण है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है भारत के लिए। मैं इस पंक्ति को दोबारा दोहरा रही हूँ। अपनी GDP में भारत का संप्रभु ऋण विश्व भर में सबसे कम है, जो कि 5% से भी नीचे है। सरकार विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में अपनी सकल उधारी कार्यक्रम के एक हिस्से को बढ़ाना शुरू करेगी। इससे घरेलू बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की मांग पर भी लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा। मुझे मानिए 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की एक नई श्रृंखला 7 मार्च 2019 को जारी की गई, जिससे कि नेत्र बाधित लोग भी आसानी से पहचान सकते हैं। ये नए सिक्के जनता के प्रयोग के लिए शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। श्रीमन, हमने स्वतंत्रता के बाद पहले 50 वर्षों में अधिकार पर जोर दिया है। महोदय, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी इस पंक्ति की तरफ कि ये जो है मेरे भाषण का अंत। पहले 50 वर्षों में हमने
अधिकार पर जोर दिया है और स्वतंत्रता के पहले 75 वर्षों में हम भारत के प्रति अपने कर्तव्यों पर जोर देना चाहिए। जोर दें, कर्तव्यों पर जोर दें और अधिकार में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। दुनिया भर के सभी विचारकों ने हमारे इस तर्क का समर्थन किया है कि हम अपने कर्तव्यों के पालन में अपना अधिकार सुरक्षित रखें। भारत के बेहतर भविष्य के लिए 2022 में दोबारा 2022 में दोबारा जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे, हम सबको राष्ट्र की सेवा में समर्पित होना चाहिए। महोदय, अब मैं भारत खां के ऊपर बोलूंगी। ये हम सभी के लिए बहुत ही रुचिकर होगा। ये कर से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने देखा है बहुत सारे माननीय सदस्य बैठे हैं। अध्यक्ष जी, मैं शुरू करती हूँ। मैं अपने करदाताओं का आभार व्यक्त करती हूँ जो एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारे करदाता जो जिम्मेदार नागरिक हैं और अपने करों का भुगतान करके अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। उनके बहुमूल्य अंशदान के कारण ही हमारी सरकार हमारे देश के समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए हमारे सामूहिक स्वप्न को साकार करने के लिए कार्य करने में समर्थ है। ऐसी परिस्थिति में मुझे एक तमिल संगम काल की और ये कृति है। ये तमिल संगम काल की पूरा नुरु नामक कृति की एक पंक्ति है। ये बुद्धिमत्ता मुझे झलकती है इसमें। इसका अर्थ यह है कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े से प्राप्त धान की फसल से निकाले गए चावल से के कुछ ढेर एक हाथी के लिए पर्याप्त होंगे। जैसा कि यदि कोई हाथी धान के खेत में स्वयं घुसकर उसे खाना शुरू कर दे तब क्या होगा? यह जितना खाएगा उससे कहीं अधिक उसे पैरों से कुचलकर बर्बाद कर देगा। मैं पहली पंक्ति बोल रही हूँ और अंत की पंक्ति बोलूंगी। அறிவுடை வேந்தன் நெறியறிந்து கொளினே பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் யானை புக்க புலம் போல் யானை புக்க புலம் போல தானும் முன்னான் உலகமும் கெடுமே. Meaning भूमि के एक छोटे से टुकड़े प्राप्त धान की फसल, निकाले गए चावल के कुछ ढेर एक हाथी के लिए प्राप्त होंगे। हाथी के लिए कुछ, लेकिन यदि कोई हाथी धान के खेत में, अगर हाथी स्वयं धान के खेत में घुस करके उसे खाना शुरू कर दे, ये जितना खाएगा उससे कहीं अधिक पैरों से कुचलकर बर्बाद कर देगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। इसलिए जो सलाह दी गई है पांडियन, ये बहुत ही बहुमूल्य सुझाव है। और एक हाथी को अगर धान दिया जाता है, यह मैं कर की बात कर रही हूँ, और खुशी होगी, उसको खेत में जाकर के उसको कुचलने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम किसी को भी कुचलना नहीं चाहते हैं। महोदय, प्रत्यक्ष करों में महोदय, अध्यक्ष जी,
हमारी सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के कारण पिछले 2 वर्षों की तुलना में प्रत्यक्ष कर राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2018-19 में 78% से बढ़कर लगभग 11.37 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और ये मैं 2018-19 की बात कर रही हूँ। 6.38 लाख करोड़ रुपए से 11.37 लाख करोड़ रुपए इस 2013-14 से 2018-19 में, और अब ये 2 अंक की वृद्धि हो रही है इसमें हर वर्ष। मैं याद दिला दूं, मैं दोहरा रही हूँ फिर से, इस पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने जो प्रयास किया है और छोटे और मध्यम आय कमाने वाले व्यक्तियों पर कर भार कम करने के लिए पिछले 5 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की याद दिलाती हूँ। इसमें स्वनियोजित छोटे व्यापारी, वेतनभोगी, वरिष्ठ नागरिक शामिल है। उनकी वार्षिक कर योग्य आय 5 लाख रुपए से अधिक होती है तो उन्हें कोई आयकर भुगतान करना अपेक्षित है, तब उनको आयकर देना होगा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस संबंध में हमारे प्रयास और उपलब्धियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। मैं ब्यौरे में नहीं जा रही हूँ, उसके बारे में जानकारी अनुबंध में उपलब्ध है। अध्यक्ष जी, मेरे कर प्रस्तावों का उद्देश्य विकास की गति में तेजी लाना, सस्ते आवास को प्रोत्साहित करना, उद्यमिता की भावनाएं जागृत करके स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था के संवर्धन की गति में तेजी आएगी। मेरा उद्देश्य कर प्रशासन को सरल बनाना, इससे और अधिक पारदर्शिता लाना है। जहां तक कॉर्पोरेट कर का संबंध है, इस हम दरों को चरणबद्ध ढंग से कम करते रहेंगे। फिलहाल 25% की निम्न दर 250 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों पर ही लागू होती है। मैं इसमें 400 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाली सभी कंपनियों को शामिल करने के लिए इसे व्यापक बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे 99.3% कंपनियां इसके दायरे में आ जाएंगी। This will cover 99.3%. अब तक केवल 0.7% कंपनियां ही only 0.7% of कंपनियां ही इस दर से बाहर रह जाएंगी। महोदय, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैब, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, लिथियम स्टोरेज बैटरी, सोलर इलेक्ट्रिक चार्जिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर सेवाओं, लैपटॉप आदि जैसे सूर्योदय और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में बड़े विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना करने के लिए एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने के माध्यम से वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने तथा उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 35 ग के अधीन आयकर छूटों से संबंधित निवेश और अन्य प्रत्यक्ष कर लाभ प्रदान करने के लिए एक स्कीम प्रारंभ करेगी। महोदय, विद्युत चालित वाहन अपने व्यापक उपभोक्ता आधार को ध्यान में रखते हुए हमारा यह लक्ष्य है कि हमारा भारत मेढक की तरह ऊंची छलांग भरता हुआ विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण का विश्व में अग्रणी स्थान बने। उपयुक्त स्कीम में सोलर स्टोरेज बैटरियों और चार्जिंग अवसंरचना के समावेशन से हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने के लिए माल एवं सेवा कर परिषद पहले ही क्रियान्वित कर चुकी है। विद्युत चालित वाहनों को उपभोक्ता के लिए सस्ता बनाने के लिए हमारी सरकार विद्युत चालित वाहन खरीदने के लिए 1.5 लाख की अतिरिक्त आयकर कटौती प्रदान करेगी। इसका क्या मतलब है? इससे विद्युत चालित वाहन खरीदने के लिए ऋण लेने वाले करदाताओं को ऋण अवधि पर लगभग 2.5 लाख का लाभ मिलेगा।
So by the time इसलिए जब सारा जो अवधि खत्म होगी लाभ की लोन की जो आपने ऋण लिया है एक विद्युत चालित वाहन को खरीदने के लिए, तब तक आपको लगभग 2.5 लाख रुपए का फायदा होगा। इसके तहत जो हमने आयकर छूट आपको दी है ताकि आप विद्युत चालित वाहन खरीद सके, उसको बढ़ावा मिल सके। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप की। जबकि मैंने बात की, जब हम इस देश के युवाओं की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था स्टार्टअप की आवश्यकता होगी और हम उन्हें लगातार सतत उत्साह दे रहे हैं। भारत में स्टार्टअप अपनी जड़ें जमा रहे हैं और उनकी निरंतर वृद्धि को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। तथा कथित एनजे टैक्स मुद्दे का समाधान करने के लिए अपेक्षित to resolve the so-called घोषणाएं प्रस्तुत करने वाले और अपनी विवरणियों में सूचना प्रदान करने वाले स्टार्टअप तथा उनके निवेशकों के शेयर प्रीमियमों के मूल्यांकनों के संबंध में किसी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी। of share premium. The issue निवेशक की पहचान और उसकी निधियों का स्रोत संस्थापित करने के मुद्दे का ई-सत्यापन तंत्र लागू करके समाधान किया जाएगा। so there's no man-to-man. इसलिए कहीं पर मानव हस्तक्षेप नहीं होगा। इससे स्टार्टअप और उनके द्वारा जुटाई गई निधियों के संबंध में आयकर विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी। Scrutiny from the income tax department. In addition, इसके अतिरिक्त special administrative स्टार्टअप के लंबित आंकड़ों और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। grievances. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे मामलों में निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने पर्यवेक्षी अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई भी जांच पड़ताल या सत्यापन न किया जा सके। So the element of this ताकि जो इसमें विशेषाधीन जो अधिकार है उसको भी हटा दिया गया है, इसलिए किसी प्रकार का अनुमोदन लिए आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में स्टार्टअप द्वारा श्रेणी 1 वैकल्पिक निवेश निधियों सहित कतिपय निवेशकों को उनके द्वारा शेयर जारी करते समय जारी किए गए उनके शेयरों का उचित बाजार मूल्यांकन करना अपेक्षित नहीं है। मैं यह लाभ श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश निधि को भी देने का प्रस्ताव करती हूँ। इस समय यह AIF कैटेगरी 1 में उपलब्ध है, लेकिन मैं इसे प्रस्ताव करती हूँ इसे श्रेणी 2 में भी लागू किया जाए। अतः निधियों को निगमित शेयरों का मूल्यांकन आयकर समीक्षा के दायरे से बाहर होगा। पुनः आप इसको आयकर समीक्षा से बाहर निकल जाएंगे, दायरे से बाहर निकल जाएंगे। मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कुछ जो शर्तें हैं उन्हें अग्रेसित और प्रतिसंस्कृत करने की कुछ शर्तें शिथिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं प्रस्ताव अपने निवेश करने के लिए आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्त होने वाले पूंजी लाभों की छूट अवधि 31/3/2021 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। and relax certain other conditions of इसके लिए कुछ और छूट भी दी जाएंगी। महोदय, सस्ता आवास, सबके लिए आवास और सस्ते आवास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सस्ता आवास के डेवलपरों द्वारा अर्जित लाभों पर टैक्स हॉलिडे का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। स्वामित्व वाली संपत्ति के संबंध में आवास ऋण पर प्रदत्त बाजार पर 2 लाख तक की कटौती की अनुमति है। इससे और अधिक बढ़ावा दिए जाने के लिए मैं 45 लाख तक के मूल्य का सस्ता मकान खरीदने के लिए 31 मार्च 2020 तक के लिए ऋण पर प्रदत्त ब्याज हेतु 1.5 लाख तक अतिरिक्त कटौती की अनुमति का प्रस्ताव करती हूँ। इस प्रकार सस्ता मकान खरीदने वाले व्यक्ति को अब 3.5 लाख तक ब्याज संबंधी कटौती का लाभ मिलेगा और इससे मध्य वर्गीय मकान 0.5 lakhs. This will translate into इससे मध्य वर्गीय मकान खरीदने वालों को उनके 15 वर्ष की अवधि वाले ऋण पर लगभग 7 लाख रुपए का लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने बात की अभी विद्युत चालित कारों की, अब हम बात कर रहे हैं कर कटौती की, जो सस्ता आवास के लिए जो कि घर खरीदना चाहते हैं, और यह 15 वर्ष की अवधि वाले ऋण पर जब आप ऋण लेते हैं और जो कुल लाभ होगा वह 7 लाख रुपए होगा।
this will mean इसका मतलब है कि इससे बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का, about NBFC. एनबीएफसी का। Non-banking finance. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारत की वित्तीय व्यवस्था में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इनमें से अधिकाधिक विनियमों के चलते भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन होती हैं। अतः अनुसूचित बैंकों की तुलना में उनके कर व्यवहार में अधिक समानता लाए जाने की आवश्यकता है। Currently, इस समय अनुसूचित बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्मित कतिपय अशोध्य अथवा संदेहास्पद ऋणों पर होने वाले ब्याज पर उस वर्ष कर लगाने की अनुमति दी जाती है जिस वर्ष ब्याज वास्तविक रूप से प्राप्त किया जाता है। मैं यह सुविधा जमा राशियां लेने वालों के साथ साथ प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग कंपनियों को भी देने का प्रस्ताव करती हूँ। so the महोदय, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र center, the GIFT गिफ्ट सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार द्वारा विगत वर्ष में कई उपाय किए गए हैं। आईएफएससी को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मैं आईएफएससी को विभिन्न प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करती हूँ। इन प्रोत्साहनों में 15 वर्ष की अवधि में किसी 10 वर्षीय खंड में धारा 80 LA के अंतर्गत 100% लाभ आधारित कटौती, कंपनियों और म्यूचुअल फंडों को चालू और संचित आय से लाभांश वितरण कर से छूट